भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में अब तक हमने जाना था भाग फर्स्ट के बारे में, उसके अनुच्छेदों के बारे में। फर्स्ट भाग जिसका नाम था संघ व राज्य क्षेत्र। हमारा टारगेट यही रहेगा इस क्लासेस का कि भारतीय संविधान जो फेमस पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत, उसके द्वारा जो प्रदत्त डाटा कराया गया है उसके लिए आपके समक्ष प्रदर्शित करना, और साथ ही साथ उन सोर्सों के लिए भी आपके लिए प्रदर्शित करना जो एम लक्ष्मीकांत से भी छूटे हुए हैं। तो हम इसमें बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में। अब तक हमने उसके अनुच्छेदों के बारे में जाना, अब जानेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात कि भारतीय संघ में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, और भारतीय रियासतों का एकीकरण। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के नेताओं के सम्मुख हम कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मुख एक प्रमुख समस्या ये उभर के आई कि देशी रियासतें, जो छोटी छोटी रियासतें थी, उनका किस प्रकार से भारत में विलय किया जाए, और जो बड़ी रियासतें थी वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी। तो कुछ रियासतें भारत में स्वयं विलीन हो गई, लेकिन कुछ रियासतें पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी। भारत की एकता को बनाए रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई जैसे कूटनीतिज्ञ को पटेल की कूटनीति और उनकी दृढ़ संकल्पना के कारण ही आज हम इस भारत के स्वरूप को पाते हैं, और इसी कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए लोहा पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है। तो हम देखेंगे भारतीय संघ व राज्य क्षेत्र में संघ व राज्य क्षेत्र। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भारतीय संघ में उन रियासतें, जो बड़ी रियासतें थी, उनका किस प्रकार से विलय किया गया। सर्वप्रथम वह रियासत जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी और सबसे पहले उसे भारतीय संघ में शामिल किया गया, वो रियासत थी जम्मू कश्मीर। इसके उपरांत जूनागढ़, जूनागढ़ के उपरांत हैदराबाद, और अंतिम रियासत थी भोपाल रियासत, जिसे भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था, अर्थात कि भारत में विलीन किया गया या भारत में मिलाया गया। तो इनका क्रम भी याद रखना है। कई बार प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत की वह कौन सी रियासत थी जिसे अंतिम बार भारत में शामिल किया गया, तो वो थी भोपाल, और सबसे पहले की गई थी जम्मू कश्मीर। तो हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। स्वतंत्रता के समय यहाँ के शासक थे, जम्मू कश्मीर के स्वतंत्रता के उपरांत शासक बने हरि सिंह जी। हरि सिंह। हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश के रूप में रखना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि पाकिस्तान इसे अपने आप में नहीं मिलाना चाहता था और भारत इसे अपने आप से दूर होते हुए नहीं देख सकता था। इसी कारण से हम देखते हैं कि 26 अक्टूबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और हरि सिंह जी के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। 20 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह जी द्वारा भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए, और इसी के तहत एक समझौता हुआ जिसमें भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। शॉर्ट लिख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा।
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन हम देखते हैं कि ये उपबंध अर्थात कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी था। इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा कभी भी ध्वस्त किया जा सकता था, और ऐसा हुआ 5 अगस्त 2019 को। लेकिन इसके लिए अति आवश्यक था कि वहां की विधानसभा द्वारा ऐसा अनुमोदन किया जाए या ऐसा समर्थन किया जाए कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा लिया जाए, तभी भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 370 को हटा सकता था और जम्मू कश्मीर के लिए एक राज्य के दर्जे के तौर पर, और चाहे तो उसे केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर सकता था। हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में, अर्थात कि जम्मू और कश्मीर में 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण या गठन किया गया। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर की एक समरी पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं भारत की एक और बड़ी रियासत जूनागढ़। जूनागढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन दुर्ग, अर्थात का जूनागढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन दुर्ग। एक जूनागढ़ का किला राजस्थान में भी स्थित है, बीकानेर जिले में, जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण किला है। लेकिन हम उस जूनागढ़ की बात न करते हुए भारतीय रियासत जूनागढ़, जो गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात, इसकी बात कर रहे हैं, जूनागढ़ रियासत। हम देखते हैं कि जूनागढ़ किस किस चीज के लिए फेमस है। तो हिंदू धर्म का एक प्रमुख मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, जो जूनागढ़ रियासत में स्थित है, सोमनाथ मंदिर। एक सोमनाथ मंदिर और एक गिरकर जैन तीर्थ स्थल और एक और बाबा प्यारे की बौद्ध गुफाएं। अर्थात कि जूनागढ़ इन दार्शनिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। सोमनाथ का मंदिर अर्थात कि जो भगवान शंकर को समर्पित है, और एक गिरकर जैन तीर्थकर स्थल के लिए, और बाबा प्यारे की बौद्ध गुफाओं के लिए। हम देखते हैं कि जूनागढ़ का बंदरगाह था, बंदरगाह बोलते हैं गोदियार को, अर्थात कि जहां पर शिप यार्ड या जहाज जहां पर रुकते हैं, या जहां से व्यापार का ट्रांसपोर्ट होता है, अर्थात कि स्थानांतरण होता है समुद्री मार्ग के द्वारा, उसे बंदरगाह बोला जाता है। तो यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह था भैरोसाल। भाई हम बात करें जूनागढ़ रियासत के, जूनागढ़ रियासत जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ के शासक थे मोहब्बत का या महाबत का। शासक कौन थे यहाँ के? मोहब्बत का या किसी किसी किताब में इनका नाम मोहब्बत का भी मिलता है। तो हम दोनों लिखेंगे मोहब्बत का
और मोहब्बत का। इन्हें कुत्ते पालने का विशेष शौक था, अर्थात कि जो शासक थे स्वतंत्रता के उपरांत जूनागढ़ रियासत के, मोहब्बत का उन्हें कुत्ते पालने का विशेष शौक था और ये अपने कुत्तों की विशेष ध्यान रखते थे और जूनागढ़ की रियासत की जनता पर अत्याचार करते थे। और इनके अत्याचारों से परेशान होकर यहाँ की जनता ने श्यामल दास और डेरा भाई के नेतृत्व में श्यामल दास व डेरा भाई, इनके नेतृत्व में यहाँ एक सरकार की स्थापना की और इसके क्रूर शासन के प्रति उत्तर के तहत इन्होंने सरकार की स्थापना की। फिर भी यहाँ की शासक मोहब्बत का यहाँ के शासक मोहब्बत का अत्याचार नहीं रुका और मोहब्बत का इनके द्वारा जो सरकार बनाई गई और विद्रोह किया गया, इससे हताश होकर मोहब्बत का अपने कुत्तों को लेकर पाकिस्तान चला गया। वहीं देखते हैं कि जाने से पूर्व शहनवाज भुट्टो को अपना दीवान बनाकर यहाँ का शासन संभला गया, अर्थात कि इनका दीवान मोहब्बत का दीवान बनाया गया शहनवाज भुट्टो को। जो मोहम्मद जिन्ना का रिश्तेदार था, इसने भी जूनागढ़ की रियासत पर या जूनागढ़ की रियासत की जनता पर अत्याचार किए और इसी अत्याचार से वहां की जनता अत्यधिक परेशान हो गई और श्यामल दास व डेरा भाई के नेतृत्व में एक बार पुनः इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखा और वहां की जनता को राहत और क्रूरता से निजात दिलाने की आह्वान किया। देखते हैं कि शहनवाज भुट्टो के अत्याचारों से परेशान होकर श्यामल दास व डेरा भाई के द्वारा जो पत्र लिखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इससे आक्रोश होकर शहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान विलय को स्वीकार कर लिया। अर्थात कि हम कह सकते हैं कि श्यामल दास व डेरा भाई के नेतृत्व में जो पत्र लिखा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उससे भयभीत होकर शहनवाज भुट्टो के द्वारा पाकिस्तान विलय को स्वीकार कर लिया गया। ये स्वीकार किया गया था 13 सितंबर 1947 को। लेकिन इससे परेशान होकर पाकिस्तान विलय के शहनवाज भुट्टो के फरमान, जो कि पाकिस्तान विलय को स्वीकार करता था, इससे परेशान होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कैप्टन गुरदास के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी जूनागढ़ के लिए भेजी गई और कैप्टन गुरदास के नेतृत्व में जो टुकड़ी भेजी गई, उसने जूनागढ़ की आर्थिक घेराबंदी प्रारंभ कर दी। अर्थात कि हम कह सकते हैं वह भारत की रियासत, जिसे भारत विलय करने के लिए उसकी आर्थिक घेराबंदी करनी पड़ी, वह रियासत कौन सी थी? तो जूनागढ़ एकमात्र रियासत थी जिसकी आर्थिक घेराबंदी की, जिसके बाद जूनागढ़ रियासत के लिए भारत में विलय किया गया। तो हम देखते हैं कि गुरदास के नेतृत्व में जो आर्थिक घेराबंदी की, उससे वहां के दीवान शहनवाज भुट्टो परेशान होकर और भारत विलय को स्वीकार करते हैं। और हम देखते हैं कि नवंबर 1947 को भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देती है शहनवाज भुट्टो और इस प्रकार से जूनागढ़ रियासत के लिए भारत में विलय कर लिया जाता है। ये हुआ था नवंबर 1947 को। एकमात्र रियासत थी जिसकी आर्थिक घेराबंदी की गई, तो हम लिख सकते हैं एकमात्र रियासत जिसे
भारत में विलय करने हेतु आर्थिक घेराबंदी की गई। इस प्रकार से जूनागढ़ रियासत को भारत विलय कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद रियासत की। हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी और हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद, जिसके लिए भारत में विलय करना एक बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि हैदराबाद का शासक चाहता था कि वो अपने आप को स्वतंत्र रखे और अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित करे हैदराबाद के लिए। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं हैदराबाद का भारत विलय। जूनागढ़ रियासत में हम एक और बात देखेंगे कि जब भारत विलय पर उसके द्वारा शाहनवाज भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए, तो पाकिस्तान द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय परिषद में रखा गया और अंतर्राष्ट्रीय परिषद के द्वारा एक वोटिंग करवाई गई, जिसमें जूनागढ़ की रियासत ने वोटिंग की, जिसमें पाकिस्तान के लिए 120 मत प्राप्त हुए। और इस प्रकार से देखते हैं अन्यतः अर्थात कि अंतिम रूप से 24 फरवरी 1949 को जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया गया। तो हम कह सकते हैं कि वह कौन सी रियासत थी जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा चुनाव करवाए गए भारत और पाकिस्तान के लिए। तो इसमें पाकिस्तान को वोटिंग प्राप्त हुई थी 120। इस प्रकार से जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ, अर्थात कि वह कौन सी रियासत थी जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद में वोटिंग का प्रस्ताव पाकिस्तान ने रखा था, तो वो थी जूनागढ़। जूनागढ़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद में वोटिंग रखने का पाकिस्तान का इसलिए विचार था क्योंकि शाहनवाज भुट्टो द्वारा 13 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में विलय होना स्वीकार कर लिया था, लेकिन भारत के द्वारा जो आर्थिक घेराबंदी जूनागढ़ की गई, उससे हताश होकर पाकिस्तान ने इस मैटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद में उठाया और अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा वोटिंग का सुझाव रखा गया और उसके द्वारा जो वोटिंग करवाई गई, जूनागढ़ रियासत की जनता के द्वारा जो वोटर डाले गए, उसमें पाकिस्तान के लिए 120 मत प्राप्त हुए, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत की जीत हुई। इस प्रकार से 24 फरवरी 1949 को जूनागढ़ को अंतिम रूप से भारत में मिला लिया गया या भारत में विलय कर लिया गया। हम देखते हैं कि जूनागढ़ का नाम मोहम्मद बेगड़ा द्वारा मुस्तफाबाद भी रखा गया था और मोहम्मद बेगड़ा भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे शासक हुए जिनकी मृत्यु समुद्र में डूबने के द्वारा हुई थी। इस प्रकार से हमारा जूनागढ़ की एक समरी तैयार होती है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद रियासत की। हैदराबाद रियासत, हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। भारत की
भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी और हैदराबाद का जो शासक था वो अपने आप को स्वतंत्र रूप में रखना चाहता था, अर्थात कि हैदराबाद का शासक और रियासतों की तरह ही अपने आप को स्वतंत्र रूप से एक राष्ट्र के रूप में रखना चाहता था। और हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत यहाँ का, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश आधिपत्य का जब अंत हुआ, उस समय यहाँ के शासक थे उस्मान अली। यहाँ के शासक, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हैदराबाद के शासक थे उस्मान अली। उस्मान अली अपने आप को स्वतंत्र रूप से, ना तो वो पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे, ना ही तो भारत में विलय होना चाहते थे। ये अपने आप को, या कह सकते हैं हैदराबाद रियासत के लिए स्वतंत्र रूप से रखना चाहते थे। भाई हम देखते हैं कि हैदराबाद रियासत के सर्वप्रथम शासक कौन रहे, अर्थात कि प्रथम शासक थे यहाँ के, प्रथम शासक कुमरुद्दीन। कुमरुद्दीन हैदराबाद रियासत के प्रथम शासक थे। और जब भारत आजाद हुआ तब यहाँ के शासक थे, या हम कह सकते हैं अंतिम शासक थे उस्मान अली। हम देखते हैं कि जो उस्मान अली थे वो भी एक अत्याचारी शासक थे और हैदराबाद की जनता पर अत्याचार करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर रजाकर रजाकर एक संगठन था जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता था। इसके द्वारा आतंक फैलाया जा रहा था, रजाकर ग्रुप के द्वारा आतंक फैलाया जा रहा था। और इससे यहाँ की जनता परेशान हो गई थी, अर्थात कि हैदराबाद की जनता रजाकर उपद्रवियों के अत्याचारों से प्रभावित होकर उस जनता के द्वारा मिलकर लायक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। मंत्रिमंडल की स्थापना की गई, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। तो अन्यतः हम देखते हैं कि यहाँ की हैदराबाद की जनता द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखकर और सहायता के लिए मांग की गई। और हम देखते हैं कि उस्मान अली ने अपना सेनापति नियुक्त किया था कासिम रिजवी, और वह हम कह सकते हैं दीवान नियुक्त किया था LN एंड्रूज के लिए, LN एंड्रूज के लिए अपना दीवान नियुक्त किया और कासिम रिजवी के लिए अपना सेनापति नियुक्त किया उस्मान अली ने। और कासिम रिजवी भी अत्याचारी व्यक्ति था, इसने भी हैदराबाद की जनता पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। और हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा JN चौधरी के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई और हैदराबाद पर आक्रमण करने को कहा गया। और हम देखते हैं इस प्रकार से हैदराबाद रियासत एकमात्र रियासत थी जिसके एन चौधरी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ऑपरेशन पोलो नाम से एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई। और हम देखते हैं कि हैदराबाद एकमात्र रियासत थी जिसकी भारत में विलय करने के लिए सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया जिसका नेतृत्व JN चौधरी के द्वारा किया गया। और एकमात्र रियासत जिसे
भारत विलय करने हेतु सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। हम देखते हैं कि हैदराबाद रियासत के लिए सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। इसके उपरांत हैदराबाद के लिए भारत में विलय किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले लाइनें हैं कि वह रियासत कौन सी थी जिसे भारत में विलय करने के लिए सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, तो हैदराबाद। हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए जो ऑपरेशन या सैनिक कार्रवाई की गई उसका नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। किसके नेतृत्व में की गई, JN चौधरी के नेतृत्व में। भाई हम देखते हैं यहाँ के शासक कौन थे, उस्मान अली। और यहाँ पर कौन से आतंकवादी संगठन या उपद्रवियों ने से हमारी हैदराबाद रियासत होती है और भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद रियासत। अब हम बात करते हैं भोपाल रियासत की, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित रियासत है भोपाल। अब हम बात करेंगे भोपाल रियासत विलय की। जब भारत स्वतंत्र हुआ, या हम कह सकते हैं कि भोपाल रियासत का अंतिम नवाब था नवाब हमीदुल्ला, और ये एक अत्याचारी शासक था। ये भी अपने आप को स्वतंत्र रूप से रखना चाहता था और पाकिस्तान चाहता था कि भोपाल रियासत के लिए किसी न किसी वजह या किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में विलय किया जाए। तो हम देखते हैं कि नवाब हमीदुल्ला जो एक अत्याचारी शासक था, वो अपनी बेटी हमीदा बानो को शासन संभलाकर पाकिस्तान जाना चाहता था और वहां पर कूटनीति के द्वारा भोपाल रियासत के लिए पाकिस्तान में विलय कराना चाहता था। लेकिन हमीदा बानो के द्वारा मना कर देने के उपरांत नवाब हमीदुल्ला द्वारा भोपाल की जनता पर अत्यधिक अत्याचार किए गए और अत्याचारों के फलस्वरूप यहाँ की जनता के द्वारा एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई, जिसमें सम्मिलित थे चतुर्थ राज ठाकुर लाल और शंकर दयाल शर्मा, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, शंकर दयाल शर्मा जी। इनके द्वारा एक मंत्रिमंडल बनाया गया और इन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और इससे भयभीत होकर भोपाल के नवाब हमीदुल्ला के द्वारा जनता पर और अत्याचार किए गए। और हम देखते हैं कि इन्हीं के आमरण अनशन के कारण बीपी मेनन, जो कि रियासतों के भारत में विलय करने के लिए इन्हें सचिव नियुक्त किया गया था बीपी मेनन के द्वारा, इनके हस्तक्षेप के द्वारा भोपाल के शासक नवाब हमीदुल्ला और जो इनके द्वारा मंत्रिमंडल बनाया गया उनके मध्य समझौता करवाया गया और अन्यतः हम देखते हैं कि भोपाल रियासत के लिए भारत में विलय करने पर हस्ताक्षर करने पड़े और इस प्रकार से भोपाल रियासत को भारत में विलय कर लिया गया। इससे क्वेश्चन बनने के चांस दो ही है कि किसके हस्तक्षेप के द्वारा भोपाल रियासत को भारत में विलय किया गया, तो बीपी मेनन के द्वारा। आमरण अनशन
किन किन के द्वारा भोपाल रियासत में अत्याचारों के विरोध किया गया? तो चतुर्थ राज, ठाकुरलाल और शंकर दयाल शर्मा, जो कि आगे भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस बैठता है। वहीं यहाँ के नवाब कौन थे? नवाब हमीदुल्ला। वहीं हम बात करें भारत की अंतिम रियासत जिसे भारत में विलय किया गया, तो वो रियासत थी भोपाल रियासत। इस प्रकार से भोपाल रियासत का भारत में विलय कर लिया गया। अब हमारा टारगेट रहेगा, हमारी रियासतें कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारा रहेगा किस प्रकार से केंद्र प्रदेशों के लिए भारत में नहीं सॉरी किस प्रकार से केंद्र प्रदेश राज्यों का गठन किया गया और नए राज्यों का किस प्रकार से गठन हुआ, कौन कौन से संशोधन संविधान में करने पड़े जिसके द्वारा भारतीय संविधान के नए राज्यों का गठन किया गया या भारतीय राज्यों का गठन किया गया। वहीं हम देखेंगे पांडु सॉरी पांडुचेरी और पुणे आदि को किस प्रकार से भारत में विलय किया गया। तो इस प्रकार से हमारे रियासतों का टॉपिक पूर्ण होता है।